Hello students, today we are discussing the important question that I give to you day tomorrow, day yesterday sorry, okay। और आज हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। होप आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई करे हैं, आपको अच्छे से सारा समझ में भी आया है, ओके। So students, this is our class 11th physics and today we are discussing the solution of these questions. So our unit 3 is this and chapter 5 this is Newton laws of motion, class 11 physics. So first question क्या कह रहा है, heavier bodies need greater initial effort to put them in motion. जो heavy body होती हैं, ठीक है, उन्हें मोशन में लाने के लिए या मोशन में रखने के लिए हमें इनिशियल एफर्ट, जो स्टार्टिंग एफर्ट है वो ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, सो आपने ट्राई किया होगा, वेरी गुड। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जो न्यूटन की सेकेंड लॉ है वो क्या कहती है। हाँ जी, चलिए इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और कौन से लॉज ऑफ मोशन? सेकंड वाली, वो क्या कहती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, ये होता है हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए। हाँ जी, तो देखिए अब यहाँ से आप देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है ना। तो अब हैवियर बॉडी है, फॉर हैवियर बॉडी जो एम होगा वो क्या होगा, लार्ज। अगर एम लार्ज होगा तो हमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, उस पर लार्ज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल एफर्ट, मतलब ये जो इनिशियल एफर्ट है ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम फोर्स की ही तो बात कर रहे हैं, है ना। तो हैवी बॉडी के लिए अगर मास ज़्यादा होगा, मतलब हैवी बॉडी होगी, तो हमें उस पर इनिशियल एफर्ट मीन्स हमें उस पर फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज फॉर हैवियर बॉडी वी नीड मोर मास, ठीक है। वी आर हैविंग मोर मास, सो वी नीड मोर फोर्स। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या इस पे कोई और फोर्स भी काम कर रहा है। देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, ये क्या कह रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा? तो देखिए यहाँ से एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, और अगर इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे। के क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए अब आपको पता है, यू नो वेरी वेल। अब हम क्या करेंगे, इस के को इधर ही रखेंगे और इसको हम बोलेंगे एस वाई टी को इधर लेके आ सकते हैं, ओके। अब देखिए जो ये है हमारा, इसको अगर हम स्मॉल के लिए बात करें, छोटे लेवल के, तो डी एस अपॉन डी टी भी बोल सकते हैं, है ना। डी एस अपॉन डी टी भी हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से देखिए डी एस अपॉन डी टी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, है ना, क्लियर। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू क्या आ गई, k, और ये k क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म, यानी कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे हमारी कांस्टेंट है, क्लियर। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अगर ये वाले टर्म कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो एफ क्या होता है, एम इंटू ए। अगर ये जीरो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। समझ गए आप? मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, जो इसने कंडीशन दे रखी थी हमने वही किया। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इसने बोला हुआ है, इसको हटाया, के लगाया,
के को एक साइड रखा एस बाई टी, या आप इसको सिंपल सीधा भी लिख सकते हो। एस बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं आप स्मॉल चेंज में शो करो, आप सीधा भी लिख सकते हो। वेलोसिटी कांस्टेंट टर्म आ गई है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0, और फोर्स क्या होता है m इंटू ए, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी वेविंग 10 डाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, बॉडी का मास निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बॉडी का मास निकालना है। सॉरी क्या कह रहा है, कैलकुलेट, हाँ मास निकालना है, और वेट दे रखा है 100 डाइन। ठीक है, और ग्रेविटी कितनी देनी है हमें, 10 इसने बोला हुआ है। काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए वेट, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। एम निकालना है तो एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय जी हो जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू कितना दे रखा है, 100 डाइन। और देखिए ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना आ जाएगा जी, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000, 2 0 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 ग्राम। ये क्या आ गया हमारा, मास आ गया। ये क्या आ गया हमारा, मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कैन ए बॉडी रिमेन इन रेस्ट पोजिशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, क्या तब भी वो बॉडी आपकी रेस्ट में रह सकती है, यस और नो, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसा है स्टेटमेंटिकल फॉर्म है तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखिए सो यस, इसका क्या आएगा, यस ए बॉडी रिमेन इन रेस्ट पोजिशन। ओके, क्या आएगा इसका, यस बॉडी रिमेन इन रेस्ट पोजिशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, कब होगा, इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0। इफ वेक्टर सम of all forces acting on body is 0। ठीक है, चलिए अब देखिए टोटल फोर्स तो 0 हो गया, बॉडी फिर भी आपकी क्या है, रेस्ट में है। क्योंकि सारे फोर्स अगर वेक्टर सम में लगेंगे, मान लो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर, तो अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शो दैट इफ द, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शो दैट इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0 इट्स मोमेंटम विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर फोर्स किसी पार्टिकल पे वर्क कर रहा है, ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, जो फोर्स है वो क्या है, 0 है, तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, हमें शो करना है। चलिए तो सोल्व करते हैं। सो वी नो दैट जो हमारी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है सेकंड वाली, वो क्या कहती है, F इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज, जो फोर्स है पार्टिकल का वो क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे अगर F हमारा क्या हो जाए, 0, तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अनचेंज, तो अगर फोर्स 0 है तो P क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ये बातें बेटा आप छोटी सी याद ही रख लो हमेशा के लिए। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन कभी भी आए, अगर ये टर्म P ये अगर कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का ये d/dt है ना बेटा, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है बेटा, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dt ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वाई डू ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, क्या कह रहा है, जो ब्लेड है किसी भी इलेक्ट्रिक फैंस के,
वो कंटिन्यू रोटेट करते रहते हैं फॉर सम टाइम। क्लियर? कुछ टाइम के लिए। आफ्टर द करंट इज स्विच ऑफ, करंट मतलब जब पंख, देखो सिंपल सी बात है, हमने कई बार अपने घर पे भी देखा है कि जब हम पंखे को बंद कर देते हैं, ठीक है, जब हम पंखे को बंद कर देते हैं ना, तब भी वो पंखा है ना कुछ टाइम तक उसके ब्लेड्स क्या करते रहते हैं, मूव करते थे। मतलब पंखा धीरे धीरे, मतलब एकदम ऐसे नहीं होता कि हमने स्विच ऑफ किया और पंखा बंद हो गया, ऐसे बंद नहीं होता। वो पहले उसके जो बंद करने के बाद भी ना थोड़े से टाइम के लिए वो मूव करता रहता है पंखा। क्यों करता है उसका रीजन आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? तो आप अपने घर से भी पूछ सकते हैं, घर वालों से भी। तो आपको इसका रीजन सिंपल सा है, इट हैपन ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। किसकी वजह से होता है ये? इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है, जो आपका पंखा है, देखिए जब हम यहाँ से इस पे स्विच अप्लाई करते हैं, तो जब आपने एकदम से स्विच को बंद कर दिया, देखिए ये पहले किस में था, कंटिन्यू मोशन में घूम रहा था ना, आपने यहाँ से स्विच अप्लाई ऑफ कर दिया तो इसमें करंट जाएगा। तो पहले तो इसको पता चला ना, इसको कि हाँ हम रेस्ट में आ चुके, लेकिन इनको तो नहीं पता कि हम रेस्ट में आ चुके थे, तो धीरे धीरे मूव करेगा, तो इसलिए ये अपनी पोजीशन, अपना इनर्शिया चेंज करने में टाइम लगाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे रेस्ट में आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकिंग वर्क? ये जो हमारा रॉकेट है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टॉपिक हमने आपको थ्योरी में अच्छे से कराया, इसका डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जब हम रॉकेट को मूव कराते हैं, क्लियर, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होता है और जो फाइनल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एन इम्पल्सिव फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी। एक इम्पल्सिव फोर्स है 100 न्यूटन का, वो एक बॉडी पे वर्क कर रहा है 1 सेकेंड के लिए। आपको बताना व्हाट इज द चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। इसके लीनियर मोमेंटम में, ये हमारे फर्स्ट, मतलब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट टाइप का, और ये काफ़ी इजी टाइप होती है। अब जब मैं नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे वो आपको मिलेंगे मीडियम के, और जब हम इसका थर्ड लेवल ट्राई करेंगे, ठीक है, ये हमारा इजीएस्ट लेवल था, इसके बाद हम मीडियम लेवल की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हार्डेस्ट लेवल की। तो आपको धीरे धीरे, देखिए आज आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट्स किए थे। अब आप ये न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा इजीएस्ट लेवल था। आप ये मत समझिएगा इतने ईजी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, ये सिर्फ हमारा स्टार्टिंग था, आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, तो मैंने यही सोचा कि आपको पहले मैं सिंपल क्वेश्चंस दूं, हमारा जो इजीएस्ट स्टेप है वो फॉलो करें हम। ओके, अब मैंने इसमें 1-2 मीडियम भी डाले हुए हैं क्वेश्चंस, वो भी आप ट्राई करो। हम क्या कर रहे हैं, इजीएस्ट लेवल टू धीरे धीरे अब हम हार्डर लेवल पे जाते जाएंगे। चलिए, क्या दे रखा है, इम्पल्सिव फोर्स। क्या दे रखा है बेटा, इम्पल्सिव फोर्स दे रखा है। ओके, तो अब हमें निकालना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपको पता है बेटा ये बात तो, कि ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जो इम्पल्सिव चेंज इन लीनियर मोमेंटम, देखिए आपको पता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये किसके को था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इम्पल्सिव वाले पार्ट में, फोर्स इनटू टाइम। ओके, फोर्स कितना दे रखा है आपको, 100, टाइम कितना दे रखा है 1, तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन सेकेंड। ये आपका आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, अब है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमें क्या करना है, ओके, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोमेंटम, तो बॉडी मोमेंटम चेंज कर रहा है कितने रेट पे, एट रेट ऑफ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेट ऑफ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आप लोगों ने ट्राई करा होगा। ओके, हाँ जी। सो देखिए बेटा, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 हम ट्राई करेंगे। हमें क्या निकालना है, फोर्स। ठीक है,
फोर्स निकालना है आपको। और क्या दे रखा है, द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट रेट, यानी कि dp/dt ये दे रखा है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ये बात कर रहा है विच चेंज द मोमेंट ऑफ द बॉडी एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइए इसमें हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहती है, F इज इक्वल टू dp/dt। F किसके इक्वल होता है, dp/dt के, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सेकेंड लॉ हमें क्या कहती है, सेकेंड लॉ हमें कहती है कि जो फोर्स है आपका वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है बेटा। तो ये देखिए सिंपल सा सोल्व हो गया, आप dp/dt हो गया, ये हमें दे रखा है। ओके, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, क्लियर। तो ये आपका दे रखा है किलोग्राम मीटर, तो पर सेकेंड की बात करेंगे तो पर सेकेंड भी लिख देते हैं, है ना। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये पर सेकेंड आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है, और ये क्या होता है 1 न्यूटन। तो F कितना आ गया आपका, 1 न्यूटन के इक्वल आ गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंज ओनली इन वन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो लीनियर मोमेंटम है वो उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस बात पे आपको कमेंट करना है, क्या ये बात सही है या गलत है। बेटा ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज जो F होता है dp/dt होता है, यहाँ से आप कह सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा मोमेंटम चेंज होगा। सो दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, थोड़ा सा लॉजिकफुल क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ए 20 ग्राम बुलेट, एक 20 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, मूविंग एट 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर की स्पीड पे। देखिए आपको क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन है बुलेट है, बुलेट का जो मास है वो दे रखा है 20 ग्राम। ओके, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, और आपका जो डिस्टेंस है जो उसने कवर करा है 3 सेंटीमीटर है, क्लियर। और क्या, हाँ, फाइनल वेलोसिटी किसने बोला ना, फाइनली कि पेनिट्रेट होने के बाद द बोर्ड स्टॉप हो गई है। स्टॉप मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, 0। अब हमें निकालना है फोर्स। ठीक है, तो यही हमें क्या है, गिवन है बेटा। ओके, सो देखिए बेटा, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। और फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो हमें M तो हमारे पास है, तो हमें चाहिए A। ठीक है, हमें किसकी नीड है, A की नीड है। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज 20 ग्राम, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो दिस इज बिकम 20/1000। Okay, so you can say this is become 0.02 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर में है तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। अब देखिए एस हमें कितने दे रखा है, एस हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करें तो 0.03 मीटर। होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया। मैंने सिंपली 3 को 100 से डिवाइड किया, वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, तो चलिए हम अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। हम लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। निकालना है a, तो a इज इक्वल टू, बाकी सारे को इधर ले आएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब क्या करेंगे, सबकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो v हमारा 0 है, माइनस u हो जाएगा 300 इंटू 300 अपॉन में 2, और s कितना है 0.03।
3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 और ये 4 जीरो आ जाएंगे आपके, और ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ कटता है, तो इस पॉइंट को हटा के हम क्या करेंगे, ऊपर 100 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 6 है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, फिर ये फिर से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 से कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया हमारा, ये एक्सेलरेशन। अब एफ का फॉर्मूला हमें पता है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एम कितना है, 0.02 इंटू 15, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। तो देखिए इसका हम यहाँ से हटाएंगे तो इसका 100 जाएगा नीचे। ओके, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस हमारा साथ साथ रहेगा, क्योंकि माइनस में आया ना हमारा एक्सेलरेशन, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 2 = 30 और 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा आ गया न्यूटन फोर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू -3 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स दैट वी वांट टू फाइंड आउट। एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा हमने कैसे क्या किया है। ओके, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखिए दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट मैंने आपको बताया था कि सारे इजी तो नहीं करने हैं ना, थोड़ा सा हार्ड लेवल भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो थोड़े से इनसे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है, एक बॉम्ब है वो रेस्ट पे है और उसको एक्सप्लोड किया गया 3 पार्ट्स ऑफ सेम मास में। ठीक है, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोडिंग किया गया सेम मास की फॉर्म में। द लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स का लीनियर मोमेंटम क्या दे रखा है, -2 पाई PI और एंड PJ। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है 3rd पार्ट का। ओके, ठीक है, तो देखिए बेटा आप इसको कुछ इस तरीके से लीजिएगा। ये आपको पता ही होगा, ये हमारा x y z कंपोनेंट अपने पढ़े ही हैं, और x के लॉन्ग होता है हमारा i, y के लॉन्ग होता है हमारा j और z के लॉन्ग होता है हमारा k कंपोनेंट। ये कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। अब देखिए जो P1 है वो हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा -2pI। देखिए -I है, इसका मतलब निगेटिव x डायरेक्शन की बात कर रहा है, निगेटिव x डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो P1 है वो किसके है, अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, यानी कि इधर है, इस साइड। ठीक है, इस साइड जा रहा है P1। क्लियर, तो अगर ये तो हमने इसका डायरेक्शन के साथ लगा, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाएगी 2p, अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें तो। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा P2। P2 क्या है, अलोंग। देखिए P2 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, PJ, यानी कि PJ, यानी कि ये J का मतलब क्या है, y डायरेक्शन, तो ये क्या है, अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर इसका वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, P। तो ये हमारे दोनों की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना है 2 पार्ट्स का। ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंटम। तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे देखिए एक अपना इधर जा रहा है, ये इधर कौन जा रहा है, P1, इधर कौन जा रहा है, P2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, P3 होगा। तो हमें इनको सोल्व करना आता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं P3। क्लियर, तो रिजल्टेंट मोमेंटम जो हमारा होगा वो इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो इस रिजल्टेंट मोमेंटम को हम P' से निकालते हैं, एक बार इसको हम P' मान लेते हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट है। ठीक है, तो हम P' निकालेंगे, तो आपको पता है जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। ओके, तो P1 एट द बॉम्ब वाज इनिशियली एट रेस्ट। देखो स्टार्टिंग में जो बॉम्ब है वो रेस्ट में है। ठीक है,
तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर इनिशियल मोमेंटम होता वही तो फाइनल मोमेंटम होता है। और जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है कि बॉम्ब हमारा क्या है, रेस्ट में है। अगर बॉम्ब रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा आपका, 0 होगा। क्या होगा, 0, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना पी डैश या रिजल्टेंट मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू क्या है 2p का स्केयर, P2 की वैल्यू क्या है p का स्केयर और इसका अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा 4p का स्केयर प्लस p का स्केयर, क्या आ जाएगा 5p स्केयर। ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा p√5। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट मोमेंटम। क्या आ गया, रिजल्टेंट मोमेंटम। ठीक है, तो जो बॉम्ब हमारा रेस्ट में है तो इनिशियली फाइनली मोमेंटम क्या रहेगा, 0। तो ये हमारा रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया। इसी को ही हम बोल सकते हैं P3, यानी कि थर्ड मोमेंटम की वैल्यू ये होगी। तो होप स्टूडेंट आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया है। ये थोड़ा सा लॉजिकफुल क्वेश्चन था, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसी सीरीज में आपको मैं थोड़े से ये वाले क्वेश्चंस भी करा देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, कि हमें किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ये किसने कही थी ये बात बेटा, ये कही थी अरिस्टोटल ने। इसने कहा था ये अरिस्टोटल ने। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए, अरिस्टोटल। ठीक है, सेकंड, फॉर ए बॉडी ऑफ गिवन मास, अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास गिवन है तो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम के बीच में, वो कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए p क्या होता है, mv होता है। तो किसके बीच की ग्राफ बात कर रहा है, p और v के बीच में, और मास क्या है हमें गिवन है। तो इसका हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, बी। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन, न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है वो किसको डिफाइन करती है, फोर्स ओनली, इनर्शिया ओनली, या फोर्स एंड इनर्शिया बोथ, तो दोनों को डिफाइन करती है। ठीक है, फोर्थ, द मड गार्ड ओवर द व्हील ऑफ कार वर्क ऑन द बेसिक ऑफ। ठीक है, जो मड गार्ड होते हैं व्हील्स के ऊपर, ठीक है, पहिए के ऊपर, आपको पता होता है मड गार्ड होते हैं, वो ऐसे थोड़े से डिफरेंट शेप्स में बने होते हैं। तो किस बेस पे काम करते हैं, तो वो आपका काम करता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि वो क्या करते हैं, जब आपकी गाड़ी कीचड़ में धंस जाती है तो कीचड़ को बाहर फेंकते हैं, है ना, आपकी गाड़ी को खराब नहीं होने देते, है ना, कीचड़ को क्या करते हैं, बाहर फेंकते। तो कीचड़ जो जिसमें से गाड़ी जा रही है कीचड़ में से, ठीक है, गंदे पानी में से, गंदे जगह से, जहाँ पे भी मतलब ज़्यादा मलबा वगैरह होता है, तो वो क्या करता है, उसको फेंक देता है बाहर, कीचड़ की डायरेक्शन बदल देता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंज एट द रेट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने आपको अभी थ्योरी वाले पार्ट्स में कराया था। ठीक है, तो इसका हमने निकाला था। इसका हमारा 6th वाले का क्या आएगा बेटा, बताइए आप, 5th वाले का। तो 5th वाले का हमारा आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इसको आप सिंपल कर भी सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या दे रखा है, एफ, पी दे रखा है 10। ठीक है, और पर सेकंड की बात कर, टाइम हो गया 1 सेकंड, ये कितना हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एफ क्या होता है, p/t, 10/1, तो कितना आ गया, 10 ही तो आ गया, है ना। चलिए अब द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट यूनिट मास ऑफ फोर्स ऑन एनकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये तो बड़ा ही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू, जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कब करेगी, मूव कब करेगी, जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पे लगेगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा ये आप ध्यान रखिएगा, 111 111। ठीक है, m1 l1 t-1 फॉर ए गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम व्हेन टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज फोर्स। देखिए जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एफ क्या होता है, dp/dt, है ना। तो 9th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखिए इसको आप ऐसे समझिएगा, एफ क्या होता है, dp/dt। तो अब देखिए टाइम को इसने क्या किया, इंक्रीज। जब ये वाली चीज इंक्रीज होगी तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
ओके, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर एज दे आर। देखिए मैंने आपको करवाया भी था ये अच्छे से कि जो फोर्स होते हैं एक्शन रिएक्शन के वो अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई होते हैं, इसलिए कभी भी क्या नहीं करते, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। ठीक है बेटा, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा कि आपको ट्राई करा दूं, अच्छे क्वेश्चंस थे। सो होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।